हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। तो गाइस, हम लोग कर रहे हैं मेंस लेवल रीजनिंग की एक सीरीज, जिसके अंदर हम सारे के सारे मेंस लेवल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें कल हम लोगों ने किया थे सैलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस और पजल्स। आज की टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का, एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं मेंस लेवल पजल, और उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने कल किया था, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करिए और उसके बाद समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा आपका पहला सवाल। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है, आपके पास ये एक इनपुट गिवन है और एरोस क्लियरली शो कर रहे हैं कि 8974 को कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं, सो दैट हमारे पास 64 बन जाए। 2732 पे ऑपरेशंस लगा के 59 बन जाए। 8564 पे ऑपरेशंस लगा के 5 और 9 बन जाए। यहाँ पे देखते हैं 8974 कुछ 6 दिया है, 4 दिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करके आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, प्लस करके चेक करना पड़ेगा। पर द बेस्ट वे इज सबसे पहले छोटे नंबर्स को पिक करो। 279 बन सकता है, लेकिन 3 to 5 भी बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर 2 और 3 5, 7 और 2 9, ऐसे ही लग रहा है। 2 + 3 7 + 2। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 + 2 5 इधर भी बन रहा था ना, यहाँ चेक कर लेते हैं। 6 + 4 10 नहीं। अच्छा, 5 + 4 9, बिल्कुल ठीक है। सेकंड सेकंड को प्लस किया, फर्स्ट फर्स्ट को प्लस किया। 8 + 6 कितना होता है? 14, लेकिन यहाँ तो 5 है, मतलब एक बार और प्लस करते हैं। 5 मतलब इसको कब तक सम करना है? जब तक कि हमारे पास क्या ना आ जाए, यूनिट डिजिट ना आ जाए। वही यहाँ लगा के देखते हैं। 8 और 7 होते हैं 15। 15 मतलब 1 + 5 = 6। 9 + 4 = 13। 1 + 3 = 4। तो इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट स्टेप जो है वो डन हो गया। ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि इसका पहला स्टेप क्या है, सॉल्व करते हैं। 9 + 4 13, 13 1 + 3 4, 8 + 7 15। 15 हम लोगों को सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो क्या बन जाएगा? 6। तो यहाँ आ जाएगा 46। चलिए, 8 + 3 11, 11 का क्या बन जाएगा? 2। 2 + 2 4। आगे देखते हैं। 9 + 7 16, तो 1 + 6 कितना हो गया? 7। 6 + 2 कितना होता है? 8। डन। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक एक स्टेप आप लोग चेक करते रहेंगे। अगला स्टेप में क्या है, यहाँ पे लिखा है 60 और 72, मतलब यहाँ पर मेरे पास थे 3 ब्लॉक्स और यहाँ कितने ब्लॉक्स बचे? सिर्फ 2 ब्लॉक्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 ब्लॉक्स आपस में इंटरमिंगली कुछ ऑपरेशंस लगे होंगे, तभी तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बचे। अच्छा, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं कि फर्स्ट सेकंड आपस में यूज हुआ हो और सेकंड थर्ड यूज हुआ हो, या फिर सबका फर्स्ट 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 और सेकंड 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 के लिए बना हो। तो एक बार हम सबका फर्स्ट 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 उठा लेते हैं। 6 5 5 और सेकंड 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 क्या है? 4 9 और 9। देखो, इनमें कोई भी ऑपरेशन लगा के क्या 60 बन सकता है? अगर मैं 5 और 5 को प्लस कर दूं और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना बनता है? 60। बट क्या यहाँ पर भी ये सेम अप्लाई होगा? 9 + 9 18, 18 × 4 72। तो बिल्कुल ठीक है, यही ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाते हैं। इसमें अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो 4 × 2 + 7, और यहाँ पे 6 × 4 + 8। तो 4 + 8 कितना हो गया? 12। 12 6 72, और 7 + 2 हो गया 14, सॉरी 7 + 2 हो गया 9, 9 × 4 हो गए 36। तो ये मेरे पास आ गया सेकंड स्टेप। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आगे लिखा हुआ है फिर 85। क्या लिखा है? 85, और यहाँ लिखा है 04। अब 4 तो हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसका और इसका सेकंड उठा लूं, 0 + 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाता है? 4। सिमिलरली अगर मैं 6 + 7 उठाऊं, दोनों का अलग से स्क्वायर उठा लूं, 6² + 7², तो 36 + 49 कितना बन जाता है? 85। ठीक है। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं।
3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 49 प्लस 9 कितना हो गया? 58। सिमिलरली 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया? 40। कैसे? 36 प्लस 4 कितना होता है? 40। लास्ट स्टेप, यहाँ पे 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4। 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 5। सिमिलरली 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 5। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब लिखा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ सेकेंड ब्लॉक बाय फर्स्ट ब्लॉक वैल्यूज इन स्टेप 2। स्टेप 2 में अगर हम सेकेंड ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक से डिवाइड कर दें तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 2। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये वाला इनपुट आउटपुट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज पजल। तो यहाँ पर हमारे पास 10 एग्जाम्स हो रहे हैं और इन एग्जाम्स को हमें करवाना है 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक। ठीक है, मतलब मेरे पास 5 डेज का टाइम है जिनमें मुझे ये एग्जाम्स को करवाना है। और हर दिन मेरे पास 2 स्लॉट्स गिवन है, एक मॉर्निंग स्लॉट और एक इवनिंग स्लॉट। और मैक्सिमम मार्क्स जो है इन एग्जाम्स में वो आ सकते हैं 70 से 160 तक, वो भी नेचुरल नंबर्स रहेंगे, मतलब पॉइंट्स में नहीं आ सकते। मेरे पास सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो 70 और 160 के बीच में रहेंगे। अच्छा, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट आर यूनिक, मतलब सबके नंबर जो है वो डिफरेंट रहने वाले हैं और हर एक जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की वो भी डिफर करेगी। ठीक है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 8 सब्जेक्ट इज डिफरेंट एंड 2 इज सेम। ठीक है, टोटल 10 एग्जाम्स है, 8 का टाइम जो है 8 का वो डिफरेंट रहेगा और 2 का सेम रहेगा। ये चीज हम लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है। चलिए, तो मेरे पास यहाँ सब्जेक्ट्स दिए हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हमें इसको बनाना है। सबसे पहले मैंने टाइम स्लॉट्स लिख लिए, सुबह सॉरी डेट्स लिख लेते हैं। 9 तारीख को पेपर है, 10 को पेपर है, 11 को पेपर है, 12 को पेपर है और 13 को पेपर है। 2 स्लॉट्स हैं मेरे पास, एक है मेरे पास मॉर्निंग स्लॉट और एक आ जाएगा मेरे पास इवनिंग स्लॉट। ठीक है, चलिए, आई होप इतना स्पेस काफी है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम इज ऑफ मैथ एंड ऑफ 2 आवर्स। पहला ही जो पेपर है वो कौन सा होने वाला है? मैथ का होने वाला है और कितने घंटे का होगा? 2 आवर्स का होगा। मार्क्स भी बताने हैं ना हमें भी बीच में, तो मैथ का पेपर है 2 घंटे का। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड एंड लास्ट एग्जाम इज 30 मिनट मोर देन फर्स्ट एग्जाम। इसने कहा जो दूसरा एग्जाम है और जो लास्ट एग्जाम है, तो बेटा दूसरा एग्जाम कहाँ पर होगा? यहाँ पर। और लास्ट एग्जाम कहाँ पर होगा? यहाँ पर। बस इन्हीं चीजों को समझना है। ये एग्जाम जो है वो पहले एग्जाम से 30-30 मिनट ज्यादा के हैं, तो दूसरा एग्जाम और लास्ट एग्जाम 2.5-2.5 घंटे के होंगे। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि 2 एग्जाम ऐसे हैं जिनका टाइम सेम है, बाकी 8 का टाइम डिफरेंट रहेगा। तो जो सेम वाले थे वो अब हमें मिल चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। The exam of English is of 80 marks and is on the same day of maths. तो इंग्लिश का एग्जाम उसी दिन होगा जिस दिन मैथ्स का एग्जाम है और ये कितने नंबर का है? 80 मार्क्स का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टोटल मार्क्स फॉर द फर्स्ट डे आर 180। तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100। कितना आसान सा लग रहा है ना अभी तक। चलो आगे देखते हैं। देर आर 2 एग्जाम बिटवीन हिस्ट्री एंड अकाउंट्स। अभी इनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, इसलिए मैं इसको साइड लिख लेती हूँ कि 2 एग्जाम्स आएंगे हिस्ट्री और अकाउंट के बीच में। फिर लास्ट एग्जाम इज ऑफ अकाउंट्स। लास्ट का जो एग्जाम है वो अकाउंट्स का है और कितने नंबर का है? 110 नंबर का। तो देखो, एक एग्जाम, दूसरा एग्जाम, तो यहीं पर आएगा मेरे पास हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री और अकाउंट्स के बीच में कितने एग्जाम्स हैं? 2 एग्जाम्स हैं। There are 3 exams between English and the exam which is of 90 marks. तो फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम एंड थर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर इस तरह से छोड़ते हुए ये जो 11 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा ये कितने नंबर का होगा? 90 नंबर का। द एग्जाम ऑफ फिजिक्स इज इन मॉर्निंग एंड इट इज ऑन इवन डेट। फिजिक्स का एग्जाम जो है वो मॉर्निंग में होगा और इवन डेट पे होगा। तो 12 तारीख तो भर गई, तो बची कौन सी तारीख? सिर्फ 10 तारीख। चलिए, द एग्जाम ऑफ 3 hours and 5 hours आर ऑन द सेम डेट।
जो 3 आवर है और जो 5 आवर है वो दोनों एक ही डे पे आने वाले हैं। द सम ऑफ टाइमिंग्स ऑफ मैथ एंड फिजिक्स इज 5 आवर्स। मैथ और फिजिक्स की टाइमिंग होगी 5 आवर। तो अगर मैथ 2 आवर्स है तो फिजिक्स कितना हो जाएगा 3 आवर्स। द एग्जाम ऑफ 130 मार्क्स एंड 90 मार्क्स आर ऑन सेम डे। अगर 90 इधर है तो 130 किधर आएगा, इधर आ जाएगा। 130 और 90 सेम डे पे है। द एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री इज नॉट ऑफ 90 मार्क्स। ये जो 90 मार्क्स वाला है ये केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं हो सकता। एग्जाम ऑफ ज्योग्राफी इज ऑफ 4.5 घंटे। जो ज्योग्राफी का एग्जाम है ये कितने घंटे चलने वाला है, 4.5 घंटे चलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। एंड ऑन द लास्ट डे पे तो एक ही जगह बची है, यही वाली ज्योग्राफी। 4.5 घंटे चलेगा, ये एग्जाम आ गया। एग्जाम ऑफ होम साइंस इज ऑन इवन डेट। इवन डेट 10 और 12 दोनों है। एंड ऑफ लीस्ट मार्क्स। ठीक है, होम साइंस का जो एग्जाम है वो या तो 10 को होगा या 12 को होगा, और इसके नंबर जो है वो सबसे कम है। तो सबसे कम नंबर कितने थे, 70। ठीक है, आगे द एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री इज बिफोर द एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स। जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो किसके एग्जाम से पहले होगा, इकोनॉमिक्स के एग्जाम से पहले होने वाला है। अब इकोनॉमिक्स का भी नहीं पता, केमिस्ट्री का भी नहीं पता, इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ नहीं आ सकता, अब सिर्फ हमें इस चीज का पता है। चलो आगे क्या लिखा है। एग्जाम ऑफ 150 मार्क्स इज ऑफ मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन। जो 150 मार्क्स का है वो सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन का है। तो सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन कौन सी है, 5 आवर्स। ठीक है, तो जो 5 आवर्स वाला है उसमें कौन सा एग्जाम आएगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 150 मार्क्स का। तब एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑफ लीस्ट टाइम ड्यूरेशन। बेटा लीस्ट कितनी होती है, सबसे कम, है ना। जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो लीस्ट टाइम ड्यूरेशन का होने वाला है। तो सबसे कम टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 1 आवर। ठीक है, द सम ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। अब इकोनॉमिक्स अगर 1 आवर है तो हिस्ट्री कितनी हो जाएगी, 4 आवर्स। क्यों, क्योंकि इनका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो है 5 आवर्स का। एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री इज ऑफ 3.5 घंटे। अब जो केमिस्ट्री का एग्जाम है ये कितने घंटे चलेगा, 3.5 घंटे चलेगा। आगे द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फिजिक्स इज 30 मार्क्स लेस देन बायो। तो जो फिजिक्स के मार्क्स हैं वो बायो से कितने होंगे, 30 मार्क्स कम होंगे। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 4.5 घंटे एग्जाम इज, जो मैक्सिमम एग्जाम ये ज्योग्राफी 4.5 घंटे वाला है ये 30 नंबर ज्यादा लेता है अकाउंट से। तो इसका मतलब 140 यहाँ आ गया, है ना, 140 यहाँ आ गया। अच्छा, हिस्ट्री इज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। हिस्ट्री का जो एग्जाम है वो कितने नंबर का है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पे हम कितना ले सकते हैं, एक बार चेक करते हैं, 160। तो मेरे पास हिस्ट्री का एग्जाम आ जाएगा 160 नंबर का। यहाँ तक हमारे पास क्लियर है, हमें कोई भी परेशानी रहेगी नहीं। तो आगे चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसने क्या कहा है, जो 3 और 5 आवर्स वाला एग्जाम है वो सेम डे पे होगा। तो अगर ये 3 आवर्स का है तो ये कितना होगा, 5 आवर्स। जो मेरे पास हिंट्स है अब उनको देखना शुरू करते हैं। ज्योग्राफी खत्म हो गया, 5 आवर वाला 150 मार्क्स का है, तो ये आ गया मेरे पास 150। केमिस्ट्री का एग्जाम इकोनॉमिक्स से पहले होगा, यहाँ केमिस्ट्री आ नहीं सकता क्योंकि 3.5 घंटे नहीं है। यहाँ केमिस्ट्री आ सकता है लेकिन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 90 मार्क्स नहीं है। तो मेरे पास केमिस्ट्री के लिए यही जगह बची, केमिस्ट्री 3.5 घंटे का एग्जाम है। और उसके बाद कौन सा एग्जाम होने वाला है, इकोनॉमिक्स का 1 घंटे का। ठीक है, कौन सा एग्जाम होने वाला है, इकोनॉमिक्स का 1 आवर का एग्जाम। ये भी डन। उसके बाद होम साइंस की बात करते हैं। होम साइंस आएगा 70 मार्क्स का पेपर। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि मैम इकोनॉमिक्स यहाँ भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख देती तो यहाँ भी होम साइंस नहीं आता, यहाँ भी होम साइंस नहीं आता, तो हमारे पास गलत हो जाता है ये केस। ठीक है, तो होम साइंस वाला आ गया 12 तारीख को और इसमें नंबर कितने हैं, 70। ये भी डन। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट एक ही नंबर बचा है और वो नंबर कितना है, 120। ठीक है, 70, 80, 90, 100, 110, 30, 40, 50, 60 निकल गया तो बचा था 120। फिजिक्स के नंबर बायो से 30 कम है, तो बायो के नंबर कितने होंगे, 150। ये बन गया बायोलॉजी। अब क्या बचा, आई थिंक इसका टाइम ड्यूरेशन, तो इसका टाइम ड्यूरेशन मेरे पास बचा है 1.5 आवर्स।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी सा है लेकिन लेंदी है, इसलिए बच्चे पेपर में छोड़ देते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इकोनॉमिक्स एग्जाम? क्या इकोनॉमिक्स में 90 नंबर आए हैं? बिल्कुल ठीक है ना। पहली ही स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो गई, सही। अच्छा आगे, क्या ये केमिस्ट्री वाले दिन ही होगा इकोनॉमिक्स का एग्जाम? बिल्कुल, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री सेम डे पर हो रहे हैं, दूसरा भी सही हो गया। क्या इकोनॉमिक्स का एग्जाम 1 आवर का है? बिल्कुल 1 आवर का है। जो इकोनॉमिक्स है वो क्या 11 तारीख को होगा? बिल्कुल 11 तारीख को है। तो इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, करेक्ट। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आज हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है ये फिर से है ब्लड रिलेशन का। इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है इस परिवार में, 4 5 6 7 8 पीपल है, मतलब मेरे पास 4 मेल हैं और 4 फीमेल्स हैं। 3 मैरिड कपल्स हैं। देखो हम हमेशा अपनी शीट पे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 4 मेल 4 फीमेल 3 मैरिड कपल्स। ठीक है, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम बार बार क्वेश्चंस को ना पढ़ें। 2 जो है वो चिल्ड्रन है। चलो, एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। देखो सिस्टर इन लॉ के केस में मैंने हमेशा आपको बताया है कि हमें नहीं पता कि किसकी मैरिज हुई है, क्योंकि जो ननद है उसको भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं और जो भाभी है उसको भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं। हो सकता है जी के ब्रदर की शादी एफ से हुई हो या फिर एफ के ब्रदर की शादी जी से हुई हो। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जी इज डॉटर ऑफ बी। जी जो है वो डॉटर है किसकी, बी की। ए इज सन ऑफ एच एंड ब्रदर ऑफ जी। ए जो है वो एच का सन है और जी का ब्रदर है। इसको मैं साइड पे लिख लेती हूँ। एफ इज मदर ऑफ सी। एफ जो है वो मदर है किसकी, सी की। सी इज नीस ऑफ जी। सी जो है वो नीस है। नीस क्या होती है, भतीजी। तो सी आ गई नीस। डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ए का ब्रदर इन लॉ है कौन, डी। तो इसका मतलब जी की शादी किससे हुई होगी, डी से। ठीक है, ए इज फादर ऑफ ई। अब ए जो है वो फादर है किसका, ई का। एच इज ग्रैंड मदर ऑफ ई और एच जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, ई की। चलिए, तो अब देखो जी जो है इसकी शादी किससे हुई है, डी से। और अगर एफ सिस्टर इन लॉ है तो इसका मतलब जो इसका ब्रदर है उसकी शादी किससे हुई होगी, एफ से। तो वो कौन आ गया, ए। इसको उठा के मैंने पिक किया। ए का एक और चाइल्ड है जिसका नाम है ई और इनके ऊपर एक मदर है जिनका नाम है एच। तो ये क्या हो जाएगा, मेल। अब देखो 1 मेल 2 मेल 3 मेल, 3 मेल्स आ चुके हैं। 1 फीमेल 2 फीमेल 3 फीमेल 4 फीमेल। तो फीमेल्स तो हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब ई जो है इसका जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। तो अब आपसे पूछा है डी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो डी जो है वो उसकी बेटी का हस्बैंड है, तो बेटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टा पे और टेलीग्राम पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं विद द नेम द लर्निंग इज। चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।